आप सभी को मेरा प्रणाम। आयुर्वेद के ग्रंथों से स्पष्ट है, या तो वेद के आधार पर स्पष्ट है कि व्यक्ति चैतन्य का बना हुआ है, चेतना या तो कॉन्शियसनेस का बना हुआ है, ऊर्जा का बना हुआ है। और ऊर्जा का नियम यह है कि ऊर्जा नाश नहीं होती, या तो ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। ऊर्जा एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतरण होती है। जो भी सौर ऊर्जा है, या तो कुदरत की निर्माण की जो शक्ति है, या तो मॉडर्न लैंग्वेज में बोले तो कॉस्मिक एनर्जी से, या तो ब्रह्मांड की विद्युत चुंबकीय शक्ति है, उसके कारण व्यक्ति का निर्माण और व्यक्ति की जो भी हृदय में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसके आधार पर उसकी नज़दीक में जो भी वातावरण है उसके आधार पर उसकी घटनाएं बनती है। विषय यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति उसका जो भी कार्य करता है उसमें वो मैग्नेटिक फील्ड को या तो चेतना के स्तर को लक्ष्य में नहीं ले और उसका कार्य शुरू रहे, तो कार्य तो शायद उसका ऑन पेपर या तो थ्योरी बेस पे अच्छा दिखेगा, लेकिन जो बैकग्राउंड इमोशन है या तो प्रैक्टिकल वे देखें या तो गुण की भाषा में देखें, तो शायद उसमें हम कंफर्म नहीं बोल सकेंगे कि उसमें सफलता मिली है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो रूपांतरण होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव हो रहा है वो हमें ही पता रहता है, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड इमोशन कैसे है। जैसे हम टीचर को देखें तो टीचर का पूरा सिलेबस उसको कंठस्थ रहता है, उसका पूरा सिलेबस वो टीचर्स को पर ईयर सिखाते हैं, तो उसको रिफ़र करने की आवश्यकता नहीं है। वो जब भी क्लासरूम में जाते हैं तब मैकेनिकल वे में उसको थ्योरी तो सब याद ही रहती है, लेकिन उस समय शिक्षक जब पढ़ाई करवाता है, स्टूडेंट को बढ़ाता है, तब उसकी चेतना का स्तर के आधार पर वो जो विद्यार्थी है सामने उसकी साउंड और विजुअल और टीचर की साउंड और विजुअल और उसके आधार पर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या तो ट्रांसमिशन होता है, तो वो चीज़ को यदि व्यक्ति लक्ष्य में ले, जो टीचर्स है वो, स्टूडेंट है वो, और उसके गार्डियन है वो, जो कैंपस में ज़्यादातर 3 की भूमिका रहती है। जैसे वालियों ने, उसके गार्डियन ने स्टूडेंट को घर पे डांट पढ़ कर उसको भेजा है शाला में, तो वो चेतना का स्तर उसका संकोच या डर का हुआ, तो डर के साथ यदि पढ़ाई शुरू करेगा तो टीचर जो पढ़ाई करवाता है वो अच्छी तरह से गेन नहीं कर पाएगा। या तो टीचर की वो सिचुएशन हुई कि टीचर उसके घर से निकल कर शाला तक पहुंचता है, तब बीच में उसके साथ कुछ नेगेटिव इंसिडेंट्स बन गया, तो टीचर एंगर में आ गया, टीचर क्रोधित है। अभी टीचर क्रोधित होकर जाएगा उसकी पाठ की शाला में, वो जब भी क्लासरूम में जाएगा तब परिस्थिति ये रहेगी कि उसको प्रेजेंटेशन तो पॉजिटिव ही देने वाला है, जो पढ़ाएगा वो तो मैकेनिकल में अच्छा ही पढ़ाने वाला है, लेकिन उस टाइम उसकी आँख से, उसकी हाथ की कंपनों से और उसकी वाणी से जाने वाली है ऊर्जा नकारात्मकता के साथ। उसका मीनिंग ये रहा कि शायद मैथ्स पढ़ा रहे तो मैथ्स तो आ तो जाएगा, लेकिन सिचुएशन ये रहेगी कि जो कोऑर्डिनेशन रहती है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, या तो स्टूडेंट की इंटरनल जो थॉट पैटर्न रहती है उसमें शायद चेंजेस आने की पूरी शक्यता है। ऊर्जा की मुख्य रूप से 3 फ्रीक्वेंसी रहती है, क्रिएटिव माने सर्जन, कंप्लेन माने फरियाद, और डिस्ट्रक्टिव या तो कंफर्ट माने विनाश की स्थिति। तो ये तीनों जो भी फ्रीक्वेंसी है साइंस के लॉ के आधार पर वो हायर फ्रीक्वेंसी टू लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जी डाइवर्ट होती है। उसका मीनिंग ये रहा कि टीचर जितना हायर फ्रीक्वेंसी में है, या तो टीचर जितना क्लैरिटी इंटेलेक्चुअल में, उसकी निर्मल बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि है, बैकग्राउंड इमोशन उसके जितने अच्छे हैं, उसकी अलर्टनेस ऑफ सेंसेस है, उसकी अवेयरनेस जितनी अच्छी है, या तो उसकी कॉन्शियसनेस चेतना जितनी डेवलप है, उतना वेव्स, क्रिएटिव वेव्स वो स्टूडेंट की बाजू डाइवर्ट हो सकते हैं। उसका मीनिंग ये रहेगा कि उसकी जो भी चेतना का स्तर अधिक, उतना विद्यार्थियों के पास उसका वेव्स जो जाएंगे साउंड और विजुअल के माध्यम से वो उतने पॉजिटिव रहेंगे। हमें ज़्यादातर कंप्लेंट टीचर्स को ये रहती है कि हम जो शाला में है वहाँ के विद्यार्थियों का स्तर बहुत निम्न है, उसके माता पिता उसको पढ़ाई करवाना चाहते ही नहीं है, उसको सिर्फ ऐसे ही भेजते रहते। बात सही है, लेकिन सिचुएशन ये रहे कि वो 6 से 8 घंटे तक सो जाता है, जो भी स्टूडेंट है वो 6 से 8 घंटे के बीच में वो टाइम अपने स्कूल में स्पेंड करता है, तो बाकी रहे जो 12 घंटे है उसका सिमिलर एटमॉस्फेयर और ये सिमिलर एटमॉस्फेयर, क्योंकि आदमी जब सोता है तब वो डीप स्लीप में रहता है, वो तो उसकी साइलेंट जोन की फ्रीक्वेंसी रहती है। और जो पढ़ाई करता है तब भी यदि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करवाते हैं तो स्थिति रहेगी वो 12-13 घंटे और इस
बावजूद जो भी नेगेटिव एटमॉस्फेयर शायद उसको मिल रहा है उसका भी 12 घंटे है, तो उसको काउंटर कौन करेगा? तो वो सिचुएशन को यदि हर टीचर लक्ष्य में ले तो स्थिति ये रहेगी कि भविष्य में राष्ट्र का निर्माण और व्यक्ति का निर्माण खूब अच्छी तरह से हो सकता है। आगे की डिस्कशन को हम कंक्लूड करें तो यह कह सकते हैं कि यदि टीचर अपनी चेतना के स्तर पे यदि अच्छी तरह से कार्य करे तो परिस्थिति यह रहेगी कि उसकी सराउंडिंग में जो भी उसके बालक से लेके वृद्ध तक उसके परिवार के सभ्य है या तो समाज के अन्य सभ्य है या तो उसके जो स्टूडेंट है उसकी शाला में, वो सभी का हेल्थ, एजुकेशन या तो प्रोफेशन वो अच्छी तरह से आगे बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। इतिहास भी यह कहता है और अभी की परिस्थिति भी यह कहती है कि जो भी राज्य में राजा है, इतिहास देखें तो राजा है, उसके बाद जो भी अति सम्मानीय व्यक्ति है वो सबसे श्रेष्ठ सम्मानीय व्यक्ति वो शिक्षक है। राजा भी यदि उसकी राजगादी पे है तो शिक्षक आएगा, उसका टीचर आएगा, उसका गुरु आएगा, तो परिस्थिति यह बनती है कि उसको खूब भावपूर्ण तरीके से उसको सम्मानित करेगा, उसको भाव चेतना के स्वरूप से या तो उसको चरण स्पर्श करके उसको भावातीत करता है। उसका मीनिंग ये रहेगा कि शिक्षक की चेतना उसको डेवलप करने की अति आवश्यकता है। तो वो ये वैकेशन का जो पीरियड है या तो उसको संडे की जो हॉलीडे मिलता है तो उसमें एक आइडियलिज्म के तौर पर आयुर्वेद के ग्रंथों के आधार पर कि उसकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, या तो ऐसे कौन से विषय हम डेवलप करें या तो हम ऐसी कौन सी प्रोसेसेस डेवलप करें कि जिससे टीचर का जो भी लाइफस्टाइल है या तो उसकी चेतना का स्तर है या तो जो नेचर में कॉस्मिक रेस है वो कंटिन्यू रिसीव कर सके और उसको मेंटेन कर सके। परिस्थिति आज की यह है कि हर व्यक्ति को नेचर में एनर्जीज तो है ही, लेकिन परिस्थिति का विषय यह बना हुआ है कि वो रिसीव भी कर लेते हैं शायद, लेकिन वो मेंटेन नहीं होती। माने कोई व्यक्ति प्रसन्न हो चुका है, शांत हो चुका है, लेकिन वो ज़्यादातर टिक नहीं सकता कि उसकी शांति और प्रसन्नता फ्लक्चुएट होती रहती है। तो पूरे दिन में हम ऐसी छोटी कौन सी प्रोसेसेस करें कि जिससे उसकी चेतना का स्तर एक स्थिरता के आधार पर रहे, उसके इमोशन और उसका सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहे। किसी भी व्यक्ति का हेल्थ उसके आउटर रिलेशन और इंटरनल रिलेशन पर खूब आधारित होते हैं। जैसे शिक्षक की भूमिका देखें तो शिक्षक के उसके स्टाफ मेंबर के साथ, शिक्षक के उसके विद्यार्थियों के साथ, शिक्षक के उसके परिवार के सभ्यों के साथ, शिक्षक का समाज के अन्य व्यक्ति के साथ कितना भावपूर्ण संबंध है या तो कितनी शुद्धि के साथ वो दोनों व्यक्ति कनेक्ट हो सकते हैं। उसके आधार पर उसका अपान वायु या तो योग की भाषा में देखें तो उसका मूलाधार चक्र एक्टिवेट रहता है। तो वो एनर्जी का जो फील्ड बनता है वो एनर्जी फील्ड को हम इतना पॉजिटिवली डेवलप करें कुछ छोटी प्रोसेसेस से, तो परिस्थिति यह रहेगी कि वो व्यक्ति शिक्षक के रूप भूमिका में जहाँ भी जाएगा वहाँ पॉजिटिव इमोशन और पॉजिटिव रिस्पेक्ट स्प्रेड कर सकेगा। तो वो छोटी जो भी प्रोसेसेस है उसको हम 4 शेड्यूल में डिवाइड करते हैं। सुबह उठने से 10 बजे तक का रिचुअल, 10 बजे से लेके 2 बजे तक, 2 बजे से शाम को 6 बजे तक और 6 बजे से रात को 10 बजे तक। एक्चुअल में आयुर्वेद के ग्रंथों में पूरी 24 घंटे को 6 भाग में डिवाइड किया है। बताया ऐसा गया है कि सुबह 6 से लेके 10 के बीच को कफज का, 10 से 2 को पित्त, 2 से शाम के 6 बजे तक वायु का और फिर से 6 से 10 कफ का, 10 से 2 पित्त का और रात को 2 से सुबह 6 बजे तक वायु का काल है। तो ये जो भी रात के 10 से लेके सुबह 6 तक हम उसको नाइट की स्लीप के कंसीडर कर ले तो सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक का हम छोटी प्रोसेसेस जो हमें डेवलप करनी है तो हम एक बार सोच लेते हैं कि कैसे ऐसी छोटी प्रोसेसेस को हम आगे बढ़ाए इंटरनल जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी को क्रिएटिव करने के लिए, तो हमारी कॉन्शियसनेस एक स्थिरता के रूप में आगे बढ़ सके। नाथ संप्रदाय में एक शब्द है, उसका नाम है आदेश। आदेश का मीनिंग यह रहता है कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जब भी शब्दों और दृश्य से कनेक्शन होता है तब जो भी टीचर की चेतना का स्तर है उसके आधार पर विद्यार्थी की चेतना का स्तर डेवलप होना शुरू हो जाता है। क्योंकि टीचर का जो भी एक्सपीरियंस है या तो उसकी जो भी प्रैक्टिसेस है वो सीमित समय में सीमित रूप में ही वो डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि दोनों चेतना के स्तर पे पॉजिटिवली कनेक्ट हो, विद्यार्थियों को शिक्षक की भूमिका में
पूरा सम्मान के साथ उसको कनेक्ट हो, और शिक्षक भी पूरे सम्मान और पॉजिटिव इमोशन के साथ विद्यार्थी के साथ कनेक्ट हो। तो स्थिति ये रहेगी कि टीचर के पास जो भी डेवलपमेंट है या तो जो भी उसके पास स्किल है वो अननोइंगली डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यह सिचुएशन को हमें ज़्यादा एस्टैब्लिश करने के लिए जो भी रिचुअल्स करने हैं उसमें हमारा मोटो यह है कि हमारी अलर्टनेस ऑफ सेंसेस बढ़े, हमारा अवेयरनेस बढ़े और हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप हो। उसके लिए हमारी जो सेंसरी ऑर्गन है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और हमारी जो मोटर ऑर्गन्स है, हाथ, पग, अपनी वाणी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रेक्टम, तो जो सेंसरी और मोटर ऑर्गन्स है उसके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन जितना अच्छा उतना ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा होता है। तो कोऑर्डिनेशन को अच्छा करने के लिए हमें सेंसेस के अलर्टनेस करना अति आवश्यक है। तो सेंसेस है उसकी पूरी क्वालिटी है। माने आयुर्वेद के ग्रंथ में स्पष्ट बताया गया है कि हर एक व्यक्ति को चैतन्य का संग्रह उसके हृदय में स्थापित करना होता है। संग्रह का यही स्पष्ट अर्थ है कि जमा करना, या तो डिपॉजिट करना, या तो चार्ज करना। उसका मीनिंग ये रहेगा कि चैतन्य माने एनर्जी से उसको चार्ज करनी पड़ती है। तो चार्जिंग के लिए आयुर्वेद के ग्रंथों में पंच महाभूत और पंच ज्ञानेंद्रिय को शुद्धि और उसके बाद उसको एक्टिव करने की जो प्रोसेसेस दी गई है वो गुणात्मक रूप में है। जैसे कान की बात करें तो हेड पोर्शन है पूरा कान के साथ कनेक्टेड, वो आकाश तत्व है, तो उसका गुण है विचार शून्य वाणी। विचार शून्य वाणी का मीनिंग यह रहेगा कि एकाग्रता से बोलना है और एकाग्रता से सुनना है। यदि कोई घटना का अगाऊ से बिनजरूरी अनुमान नहीं करना है, प्रिडिक्ट नहीं करना है कि ये ऐसा ही होगा, हमें कुछ इफेक्ट होती है या तो हम उस घटना को चेंज कर सकते हैं तो अनुमान करें तो चलेगा, लेकिन परिस्थिति ये रहेगी कि हमें उससे कुछ रिलेवेंट नहीं है, कुछ हमारे लिए ज़रूरी और उपयोगी नहीं है, तो भी हम उस घटना को यदि अनुमानित करेंगे तो विचार शून्य वाणी का गुण हमारे बॉडी में डिस्चार्ज होगा, कम हो जाएगा। तो उसकी इफेक्ट यह रहेगी कि हमारी सेंसरी और मोटर दोनों ऑर्गन के बीच में, हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के बीच में जो कोऑर्डिनेशन रहेगा वो टूट जाएगा। उसका मीनिंग ये रहता है कि हमें सोचा है कि आगे के क्लास में हम ये स्टूडेंट को एस्टैब्लिश करवा देंगे, लेकिन समय यह रहेगा कि सेंसेस ने कनेक्ट तो कर लिया लेकिन वाणी के रूप में या हाथ या पैर के रूप में वो कन्वर्ट नहीं होता, माने उस समय रिकॉल नहीं होता। और टीचर को ऐसा लगता है कि मेरी मेमोरी लॉस हो गई है, मुझे कुछ समय से याद नहीं रहता, या तो मेरी याद शक्ति में कुछ एरर आई है। तो एक्चुअल में परिस्थिति यह रहेगी जो यदि वो हृदय में चैतन्य के संग्रह को स्थापित करे तो उसकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होने के कारण उसको कुछ भी नेगेटिव इंसिडेंट्स बनना कम हो जाएगा या तो बंद हो जाएगा। पंच महाभूत और पंच ज्ञानेंद्रिय में पहला गुण विचार शून्य वाणी है। जो जितना चार्ज है उतनी परिस्थिति यह रहेगी कि वायु महाभूत और उसका विश्वास गुण स्थापित होगा। वायु महाभूत और विश्वास गुण के आधार पर उसका तीसरा एलिमेंट है अग्नि महाभूत और समझ का गुण। चौथा एलिमेंट जल महाभूत और आश्वासन गुण, और पांचवा पृथ्वी महाभूत और क्षमा गुण। पृथ्वी महाभूत के पास सर्जन की शक्ति है, माने उसका मीनिंग यह रहता है कि जितना हमारा एकाग्रता, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, कॉन्सेंट्रेशन डेवलप है, विचार शून्य वाणी स्थापित है, हम जो कार्य करते हैं पूरी एकाग्रता से, शुद्ध भावना से कर रहे, तो परिस्थिति यह रहेगी कि विश्वास, समझ, आश्वासन और क्षमा गुण हमारे में स्थापित रहेंगे। और हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं और यदि जो भी कार्य करने वाले हैं उसमें पूर्ण सफलता के नज़दीक पहुंचने की संभावना है। सेंसेस की अलर्टनेस बने, कोऑर्डिनेशन बढ़े, उसके हिसाब से हमारी जो भी लाइफस्टाइल है, हम मॉर्निंग रिचुअल्स ऐसे कर सकते हैं। जब भी हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, वेकेशन पीरियड में है तो 6 to 8 आवर्स की स्लीप के बाद हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ऐसा विदित है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ एक्चुअल में ऐसा होता है, ब्रह्म का अर्थ है सर्जन, सर्जन माने क्रिएटिव, और मुहूर्त का अर्थ है ऑलमोस्ट समय, या तो 48 मिनट्स। एक्चुअल में ऐसा भी बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के पहले की 96 मिनट, 4 घड़ी के पहले का जो समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। उसका मीनिंग ये रहेगा कि उस समय नेचर में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी शक्ति है वो शक्ति पूर्ण रूप से स्थापित है। तो पूर्ण रूप से स्थापित हुई शक्ति हम इजीली रिसीव कर सकते हैं। तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे पर्टिकुलर सेल में पूरी अच्छी तरह से डेवलप हो सकती है। तो वो सिद्धांत के आधार पर हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए।
तो सूर्योदय के पहले 96 मिनट माने 6:30 बजे यदि सूर्योदय होता है तो हमें 5 बजे उठता है। यह भी सूत्र दिया है कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी आयु की रक्षा करनी है, उसकी ओवरऑल मेंटेन करनी है, तो उसमें सबसे मेजर रोल उसकी उठने की जो प्रोसेस है ब्राह्म मुहूर्त में उसका है। सुबह में उठने के बाद हमारा पहला थॉट पैटर्न कहाँ पे जा रहा है वो हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो भी विचारधारा हमारे बैकग्राउंड में चलती है वो हमारे बैकग्राउंड इमोशन के आधार पर चलती है। माने हमें सोचना है कि हमारी पॉजिटिव फीडबैक चालू है या तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम चालू है। माने हमारा फोकस कहाँ पे है, तो वो भी हम ऑब्जर्वेशन करना है और उसको हमारे कंट्रोल में लेके उसको डाइवर्ट करना है। जैसे किसी व्यक्ति का कोई टारगेट्स है कि मुझे ये चाहिए तो मुझे ये करना है, या तो उसका कुछ पाथवे उसने क्रिएट किया है कि ये प्रोसेस से मुझे आगे बढ़ना है, तो वो थॉट पैटर्न को वहां फोकस करना है। या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कुछ रिदमिक ब्रीदिंग की 1 या 2 मिनट की प्रैक्टिस उठने के बाद शुरू करनी चाहिए, या तो उसको नाम स्मरण पसंद है, उसको अनुकूल है नाम स्मरण, तो ओम नमः शिवाय या तो उसको जो भी जप पसंद है वो कुछ मिनटों के लिए वो करेंगे, तो परिस्थिति ये रहेगी कि उसकी हार्ट से जो कि कंपने निकलेगी उससे सेल पर तक जाने वाली हर एनर्जी सिस्टम पॉजिटिवली एक्टिवेट हो सकती है। हो सके उतना सुबह में ब्राह्म मुहूर्त में उठकर उसकी जो भी डेली रिचुअल्स है उसमें ईश्वर का नामस्मरण या तो श्वास की लय की एकाग्रता, और उसके बाद दंत शुद्धि और मल शुद्धि होने के बाद हर व्यक्ति को सूर्य की जो रश्मि है, सुबह में जो भी चेतना का स्तर बढ़े, अपना आत्मबल बढ़े, अपनी लयबद्ध श्वास बढ़े, उस हेतु से सूर्य की जो ऑरेंज सनरेज है उसको अनुकूलता के अनुसार जो क्लाउड्स रहते हैं, बादल रहते हैं, उसमें 3 मिनट से लेके 20 मिनट तक उसको आंख से ऑब्जर्व करना है। जितना एब्जॉर्ब हो गए वो सनरेज उतना व्यक्ति का रिदमिक ब्रीदिंग, उसकी हार्ट में चैतन्यता का चार्जिंग और उसका आत्मबल माने उसका सोल कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगा। सनरेज कनेक्ट करने के बाद ऑयल एप्लीकेशन करना है, अभ्यंग करना है। अभ्यंग का सूत्र ये दिया गया है कि अभ्यंग आचरेत नित्य माने डेली करना है। सहजरा श्रम वातः माने अपनी जो एजिंग प्रोसेस है, अपने बॉडी में जो नर्वस सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने वाला वायु है और श्रम है वो उसको शांत करता है, माने फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन है उसको रिलीज करता है। दृष्टि प्रसाद पुष्टायु स्वप्न सुत्व ड्राढ़्यकृत माने उसका मीनिंग ये रहेगा कि अपनी आइस की जो विजुअल फ्रिक्वेंसी है, अपनी जो भी दृष्टिकोण है या तो अपनी जो दृष्टि है वो पॉजिटिव करती है, नींद अच्छी लाती है, साउंड स्लीप लाती है या तो डीप स्लीप आती है, और अपना जो भी शरीर है वो दृढ़पूर्ण होता है। तो अभ्यंग पूरे शरीर में भी कर सकते हैं, या तो समय के अभाव के कारण या तो अनुकूलता न हो तो जो सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी जिसको बोलते हैं काफ मसल्स, अपनी पग की जो पिंडलियाँ है उसमें गरम कोकोनट ऑयल करके उसको ऊपर से नीचे तक लगाना है। माने उसका मीनिंग ये रहता है कि जो भी अपने जो भी पैर है उसमें 2 फेज रहते हैं। माने जो भी प्रॉपर वे में हम देखें तो घूंटी से लेके नी तक वो 2 आंगल की उसकी साइज रहती है। जो उसके मिडल जो पोर्शन है वो मिडल पोर्शन को मर्म चिकित्सा के आधार पर ऐसा बताया गया कि वहाँ पे इंद्रबस्ती नामक मर्म है। इंद्रबस्ती का यह मीनिंग रहेगा कि जो सेंसेस का कंट्रोलर है, अपनी जो भी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय उसका पूरा कंट्रोलर वो मांसपेशी के आधार पर कार्यरत है। तो ऊपर से नीचे तक वो गरम कोकोनट ऑयल लगाने से परिस्थिति ये रहेगी कि पूरे शरीर में जो भी फ्लेक्सस है नर्व्स के उसमें एक्टिवेशन आएगा। कोकोनट ऑयल इसलिए यूज़ करना है कि कोकोनट पूरा ब्रेन का प्रतीक है। जैसे नारियल में ग्रे रहता है बाहर का पोर्शन और अंदर का पोर्शन वाइट रहता है, वैसी सिचुएशन हमारे ब्रेन की है, वो हमारे ब्रेन का एक प्रतीक है। ब्रेन का भी में भी 2 पोर्शन रहते हैं, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। और ऐसा भी रिसर्च हुआ है कि जो भी नारियल में जल रहता है वो नारियल का जल और हमारी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अपनी जो मस्तिष्क सुषुम्ना में जो भी जल रहता है वो पानी, दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन नियर बाय। तो कोकोनट ऑयल ज़्यादातर अपने ब्रेन पर पॉजिटिव इफेक्ट लाती है, इसके कारण हमें कोकोनट ऑयल से ऑयल एप्लीकेशन करना है। सनरेज कनेक्ट करने के बाद काफ मसल में ऑयल एप्लीकेशन, और उसके बाद ऋतु के अनुसार, अभी उष्ण ऋतु है तो माइल्ड वार्म वाटर गुनगुना जल के साथ या तो ठंडे पानी से के साथ स्नान करना है। स्नान करते समय कहाँ पर हमारा फोकस है उसका भी हमारे हेल्थ के साथ कनेक्टेड है,
क्योंकि पूरा हमारा शरीर का कर्वेचर देखें तो पूरा वो शिवलिंग आकार है। सिचुएशन ये रहती है कि हमारे शरीर का प्रत्येक कोष भी शिवलिंग आकार है। माने उतना भावपूर्ण होकर स्नान करना है कि जितना महादेव भगवान को हम जल चढ़ाते हैं या तो रुद्राभिषेक करते हैं या तो औषध सिद्ध स्नान करवाते हैं, उतने भावपूर्ण हृदय होकर यदि स्नान करें तो हमारी जो भी नोइंगली या अननोइंगली जो भी हमारी नेगेटिव रिएक्टिव प्रोसेस हुई हो वो शुद्ध हो जाती है। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी स्पष्ट बताया गया कि वो पाप क्रिया को नाशक है। स्नान करने से जो भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले साउंड या विजुअल कनेक्ट हुए वो नाश हो जाते हैं। मेरे सर का स्टेटमेंट यह था कि स्नान करते समय रुद्राष्टक का गान करना चाहिए, या तो ऐसा भी उसने बताया था कि परिस्थितिवश यदि पूरा रुद्राष्टक नहीं सुने तो उसमें जो लाइन है प्रसन्न आनंद नीलकंठम दयालु, प्रसन्नता मीनिंग हैप्पीनेस, आनंद माने अपना चेहरा, नीलकंठ माने जिसमें टॉक्सिन्स जो भी विष है माने साउंड और विजुअल का शब्द और दृश्य से जो नेगेटिव विजुअल या साउंड पिक किए है वो यहाँ शॉर्ट में कनेक्ट हो जाए, माने वो नाभि तक नहीं जाए, माने उसकी बॉडी में इफेक्ट नहीं हो, तो नीलकंठ। और दयालु माने करुणामय। तो पूरी परिस्थिति यह है कि यदि व्यक्ति प्रसन्न है तो ही उसके फेशियल एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गए। तो स्नान करने से हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में संदेश पहुंचेगा कि हर हाल में हमें खुश रहना है। यदि हैप्पीनेस कनेक्ट हो जाएगी तो परिस्थिति ये रहेगी कि हमारी आजू बाजू जो घटनाएं बनती है वो घटनाओं का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे और हमारे नज़दीक में जो भी कनेक्टेड पर्सन है उसके ऊपर आएगा। अभ्यंग और स्नान के बाद व्यायाम माने उसमें सूक्ष्म व्यायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम और प्रार्थना सुनने का क्रम हमें लेना है। व्यायाम हो सके तो हैवी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन आइडियलिज्म यह है कि समर में अति व्यायाम न करें। उसके बजाय जिसमें हार्ट रेट 100 से नीचे रहे, हृदय की स्पंदन है उसके जो भी बिट्स है जिसको हम पल्स बोलते हैं, वो नाड़ी हमारी 100 से नीचे रहे, ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करना आदर्श रहेगा। ज्यादातर टीचर्स को उसकी वाणी माने गले का भाग और उसकी आइस, उसका दो सेंसेस का ज्यादा उपयोग रहता है, तो उसके हिसाब से जो भी एक्सरसाइज है आइस की और हेड की वो दोनों करे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। माने आंख की कसरत में आंख ऊपर नीचे और दाई और बाई माने लेफ्ट और राइट ऐसे करना है। उसकी रिदम और डिस्टेंस वो दोनों मेंटेन करने हैं। जितना ऊपर देख रहे हैं उतने नीचे देखना है। उसमें ध्यान ये रखना है कि जो आईब्रोस है वो आईब्रोस हिलनी नहीं चाहिए, पूरी आंख हिलेगी, बाकी का शरीर मूर्तिवंत रहेगा, तो उसमें लाइफ फोर्स एनर्जी ज्यादा रिसीव हो पाएगी। इस तरह करना है, आंख ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे 12 बार करके फिर लेफ्ट और राइट। पहले लेफ्ट देखना है फिर राइट देखना है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट देखना है राइट देखना है, लेफ्ट राइट। माने 12 बार ऊपर नीचे और 12 बार लेफ्ट और राइट। उसमें ध्यान नहीं रखना है दाई और बाई देखने के हिसाब से उसकी जो आई की मांसपेशियां है वो बंद नहीं होनी चाहिए, माने वो ब्लिंक नहीं होना चाहिए। जैसे ये गलती हो जाएगी, इसको हम गलती सोचेंगे, माने आंख बंद होके यहाँ देखते हैं तो उसकी इफेक्ट मेजर नहीं आएगी। माने उसमें ध्यान ये रखना है कि डायरेक्टली आंख लेफ्ट साइड देखना है, फिर आंख बंद नहीं होनी चाहिए, सीधा राइट। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि घर पे ऊपर और नीचे एक सर के अंतर पर 2 पॉइंट लगा दे और लेफ्ट और राइट में भी 2 पॉइंट लगा दे, तो ऊपर और नीचे वो अंतर पे देख लेना है और लेफ्ट और राइट को वो अंतर पे देखना है, तो सरल रहेगा। दूसरी एक्सरसाइज यह करनी है कि हेड को ऊपर ले जाना है नीचे, ऐसे 12 बार करना है और फिर लेफ्ट और राइट। माने ये दोनों एक्सरसाइज का रोल ये है कि ज्यादातर जो सेंस का उपयोग ज्यादा होता है उसको चार्ज करने के लिए एक्सरसाइज करना हितावह रहेगा। टीचर्स ज्यादातर हेल्थ कॉन्शियस रहते ही है, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो मॉर्निंग वॉक यदि कर रहे हो तो 4 बजे से लेके 6 बजे तक का जो मॉर्निंग वॉक है वो एनर्जी क्रिएटर है। 6 से लेके 7:30 तक का जो मॉर्निंग वॉक है वो नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉयर है, और 7:30 बाद का जो भाई मॉर्निंग वो स्वेटिंग करेगा, फैट लूज करेगा या तो कैलोरी बर्न करेगा, लेकिन एनर्जी क्रिएट या तो नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो हो सके तब तक 6 बजे से पहले या तो 7:30 बजे से पहले यदि मॉर्निंग वॉक में जाए तो अच्छी परिस्थिति रहेगी। उससे ज्यादातर स्थिति ये रहती है कि जो भी लाइफ फोर्स एनर्जी नेचर में हो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी।
व्यायाम का मुख्य हेतु ये है कि अपनी नाभि और हृदय के बीच में जो व्यान नामक वायु रहता है वो व्यान वायु को एक्टिवेशन रहना, क्योंकि सभी क्रिया व्यान वायु पे आधारित है। हृदय और नाभि दोनों इमोशन के साथ कनेक्ट है, मेजर ऑर्गन है। तो व्यायाम करने से परिस्थिति ये रहती है कि हमारी जो पॉजिटिव इमोशंस क्रिएटर जो भी बॉडी में हॉर्मोन्स है वो एक्टिवेट होते हैं। चक्रमण, सूक्ष्म व्यायाम, और उसके बाद व्यक्ति को अपनी प्राण की स्थापना के लिए व्यान वायु का बल बढ़े उसके हिसाब से उसको प्राणायाम करना सही रहेगा। ज्यादातर टीचर्स की भूमिका यह रहती है कि उसकी थ्योरी पावरफुल होती है, माने उसके इनपुट पॉजिटिव रहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो पूरा थियोरिकल बेसिस उसके पास रहता ही है। पर परिस्थितिवश कभी सिचुएशन ये रहती है कि वो कर नहीं पाते, तो जो वो अपराध भाव उसका बन जाता है, वो अपराध भाव निकालने के लिए या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्षमा की स्थापना के लिए उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम की जो भी केयर है उसमें ऐसा सोचना है कि जो बीच की हड्डी है वो हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो वायु का कंट्रोलर है, या तो उसका डायरेक्शन दिशा दर्शन करनारी वो हड्डी है, तो उसको हिलना नहीं है। दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी कि जितना लेफ्ट साइड से हम ब्रेथ ले उससे जितना या तो उससे ज्यादा अधिक राइट साइड से श्वास बाहर निकलनी चाहिए। और तीसरी चीज रखनी है कि श्वास को खींचना नहीं है, या तो श्वास की आवाज नहीं आनी चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम में तीन चीजों का ध्यान रखेंगे तो स्थिति यह रहेगी, ज्यादा प्राण का बल स्थापित होगा। कुछ इस तरह करना है। यह एक साइकिल हुई, माने श्वास लेना है लेफ्ट साइड से, रुकना नहीं है, बीच में धीमी गति से छोड़ देना है। बाद में श्वास को रुकानी नहीं है, धीमी गति से श्वास ले लेनी है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ देनी है। कुंभक जिसको बोलते हैं, माने परिस्थिति यह रहेगी कि सांस रोकने के लिए जो भी सिद्धि के लिए कार्य करते हैं उसको श्वास रोकने की आवश्यकता है, लेकिन हमारी जो एनर्जी क्रिएटर है या तो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो भी क्रिया है उसमें हम ऐसे प्राणायाम करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। माने 3 मिनट की कोई प्रेयर मुक कर जो भी रिचुअल्स है उसमें 3 मिनट का को भी अपना को अच्छा लगता है वो संगीत शुरू रखकर अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से उसकी क्षमा गुण की स्थापना अच्छी रहेगी। चक्रमण, सूक्ष्म व्यायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसको बाद प्रार्थना सुनना हेल्थ के लिए सही रहेगा। संस्कृत भाषा में जो भी स्तोत्र रचे गए हैं वो ज्यादातर अपनी ब्रेन की जो भी वेवलेंथ है या तो अपनी फ्रीक्वेंसी है उसको प्रॉपर करने के हिसाब से ही उसको लिखा गया है। तो जिस व्यक्ति को अपने अपराध भाव की स्थिति ज्यादा रहती है, माने शोक ज्यादा रहता है, उसको रुद्राष्टक सुनना सही रहेगा। जिनको अपने शरीर के सूट संहनन के लिए उसकी धातुओं के सार के योग्यता के लिए या तो ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करने के लिए परिस्थिति है उसको राम रक्षा स्तोत्र। जिस व्यक्ति के शरीर में ज्यादा उष्मा रहती हो गर्मी रहती है उसको विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र। हृदय का बल बढ़ाने के लिए श्री सूक्तम। जो भी भूत शुद्धि या तो पंच महाभूत की शुद्धि के लिए कार्य करना तो उसमें पंचाक्षर स्तोत्र। जिस व्यक्ति को अपनी मेल और फीमेल हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस करना है उसको अर्धनारेश्वर स्तोत्र सुनना सही रहेगा। अपने शरीर में 3 मेजर ऑर्गन है, ब्रेन, हार्ट और किडनी। माने ब्रेन को एक्टिव करने के लिए रुद्राष्टक या तो गुरु स्तुति, हार्ट को एक्टिवेशन के लिए विष्णु सहस्त्र नाम या तो श्री सूक्तम, और अपनी नाभि या तो किडनी को पॉजिटिव एक्टिवेशन के लिए हमें ब्रह्म ज्ञानावली शंकराचार्य कृत ब्रह्म ज्ञानावली सुनना सही रहेगा। व्यायाम का मुख्य हेतु ये है कि अपनी नाभि और हृदय के बीच में जो व्यान नामक वायु रहता है वो व्यान वायु को एक्टिवेशन रहना, क्योंकि सभी क्रिया व्यान वायु पर आधारित है। हृदय और नाभि दोनों इमोशन के साथ कनेक्ट है, मेजर ऑर्गन है। तो व्यायाम करने से परिस्थिति ये रहती है कि हमारी जो पॉजिटिव इमोशंस क्रिएटर जो भी बॉडी में हॉर्मोन्स है वो एक्टिवेट होते हैं। मॉर्निंग में उठने से लेके 10 बजे तक में हमें इतने क्रम लेने हैं। सुबह उठने के बाद ईश्वर का प्रणिधान 1 से 2 मिनट तक, सूर्य की किरणें 3 से 20 मिनट तक, अभ्यंग 5 से 7 मिनट, भावपूर्ण शिव अभिषेक के भावपूर्ण स्नान 8 से 10 मिनट, और सूक्ष्म व्यायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और प्रार्थना सुनना। वो सब मिलके एटलीस्ट 30 मिनट्स हम सुबह 6 से 10 के बीच में यदि दे दे तो
तो परिस्थिति ये रहेगी कि मॉर्निंग का जो क्रिएटिव टाइम्स है हमारा यूजफुल रहेगा। सुबह 10 से लेके 2 बजे तक के जो रिचुअल्स है उसमें हमें ऐसा ध्यान रखना है कि एक खुराक का पाचन हो जाए उसके बाद दूसरा भोजन लेना है। यदि यह क्रम हम न फॉलो कर पाए तो रस शेषा जीर्ण नामक एक इंडाइजेशन हो जाता है। तो वो इंडाइजेशन की जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें औषध के अलावा हमें दीवा स्वाप करने के लिए बोला है। उसका मीनिंग ये रहेगा कि भोजन के पहले 15 से 30 मिनट तक नींद करनी है, सो जाना है, या तो नींद नहीं आती है तो रेस्ट कर लेना है। माने 10 से लेके 1 के बीच में जब खाली पेट है हमारा, तो वो जो क्रॉनिक इंडाइजेशन है, हमारा बॉडी में जो रस धातु बराबर नहीं बनती या तो पूर्ण रूप से वो कन्वर्ट नहीं होती ब्लड में, यह कारण के हिसाब से हमें 10 से 2 के बीच में 15 से लेके 30 मिनट तक सो जाने की रिचुअल करनी है। मेरी आप सबसे एक विनती है कि ये कंसेप्ट जो आगे हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसको ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमारे 3 मेजर ऑर्गन है और व्याधियां भी मोस्टली वो 3 ऑर्गन की होती है, ब्रेन, हार्ट और किडनी या तो अम्बिलिकस। माने ब्रेन है पूरा आंख के साथ कनेक्टेड है, हार्ट है वो हृदय, माने किडनी और नाभि हो नाभि के साथ। माने परिस्थिति यह रहेगी वो पूरा ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल की जो सिचुएशन है उसको हमें ऐसे सोचना है, आंख के पलकारा माने ब्लिंकिंग्स, हृदय की धबकार माने हार्ट बीट, और नाभि के लिए जो रिदमिक ब्रीदिंग होता है उसके कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं। शरीर में सेल्यूलर लेवल पे 3 प्रकार की परिस्थिति बनती है, या तो निर्माण होता है, निर्माण का संदेश हमने ब्रेन से सेल तक पहुंचता है, या तो मेंटेनेंस का सिग्नल पहुंचता है, या तो डिस्ट्रक्शन माने घसारों का सिग्नल पहुंचता है। तो निर्माण का सिग्नल यदि ब्रेन से निकले, इस हेतु हमारी आंख की जो ब्लिंकिंग है पर मिनट 12 से नीचे रहनी चाहिए। हमारी श्वास की जो लय है वो भी 12 से नीचे रहनी चाहिए, और हमारे हार्ट के रेट है, हार्ट की बीट है, वो नियर बाय 70 टू 72 रहनी चाहिए। उसका मीनिंग यह रहेगा कि निर्माण की यदि दिशा दर्शन है अपने ब्रेन से, तो परिस्थिति यह रहेगी वो पूरा ट्राइंगल 1/6 क्रम से 1/6 रेशियो से कनेक्ट है। यदि मेंटेनेंस हो रहा है तो परिस्थिति यह रहेगी आंख की जो पलकार है वो पर मिनट 12 से 18 के बीच में, श्वास की जो लय है पर मिनट 12 से 18, और हार्ट के जो रेट है वो 60 से नीचे नहीं जाएंगे और 100 से ऊपर नहीं जाएंगे, 60 से 100 के बीच में रहेंगे। उसका मीनिंग ये है हमारी ब्रेन से सेल तक मेंटेनेंस का सिग्नल पहुंच रहा है। और यदि घसारो हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिजनरेशन हो रहा है, तो परिस्थिति यह रहेगी कि आंख की जो पलकार है वो 18 से बढ़ जाएगी, श्वास की लय है पर मिनट वो भी 18 से बढ़ जाएगी, और हमारे हृदय के झपकार है वो 60 से नीचे या 100 से ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसका मीनिंग ये रहेगा कि यदि हमें मैकेनिकल रूप से यदि आंख की पलकार, श्वास का लय और हृदय की धबकार उसके कारण दोनों के हिसाब से हम उसको सेट करें, तो परिस्थिति ये रहेगी कि वो निर्माण के सिग्नल हम अपने खुद के हिसाब से बॉडी को सिग्नल दे सकेंगे। तो उसके हिसाब से ही हमें 10 से 2 के बीच में जो पित्त का काल है वो नाभि के साथ कनेक्टेड हमारी सेंस जो आंख है उसको पलकार हमें 1 मिनट के लिए स्थिर करना है। 1 मिनट तक हमें यह ध्यान रखना है कि आंख की जो ब्लिंकिंग है वो हो सके उतनी कम हो, क्योंकि हार्ट के जो वाल रहते हैं वो अर्धचंद्राकार है, और वैसे ही हमारी जो आंख की आईलिड्स रहती है, आंख की जो मांसपेशी है बाहर के भाग की, वो दोनों कनेक्टेड है, उसका ब्लड का सर्कुलेशन। तो जितना यहाँ पे स्थिरता आएगी उतनी ही हार्ट के वाल में या तो चारों जो खाने रहते हैं हार्ट में उसके जो ब्लड का फ्लो है उसकी कनेक्टिविटी ठीक रहेगी। तो हमें एक रिचुअल ये करनी है कि 10 से 2 के बीच में 1 मिनट तक एक स्थान पर स्थिर देके रहना है, वो 12 के नीचे हमारी पलका रहनी चाहिए, और उसके बाद 1 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठना है। तो हम वो रिचुअल ऐसे करेंगे, स्टॉप वॉच देख के हमें 1 मिनट के लिए आंख को स्थिर रखनी है और उसके बाद 1 मिनट आंख बंद करके बैठना है।
10 से 2 के बीच में ऐसी क्रिया करने से, शायद आंख को स्थिर रखने से परिस्थिति यह रहेगी कि हमारी थॉट पैटर्न यदि स्थिरता के साथ आएगी, या तो हमारी रिदमिक ब्रीदिंग पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो ब्लिंकिंग ज्यादा नहीं होगी, लेकिन बैकग्राउंड में जो थॉट चल रहे हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे, या तो परिस्थिति यह रहेगी कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन और जगह पे जाएगा, तो परिस्थिति यह रहेगी कि ज्यादा ब्लिंकिंग होने की संभावना है, या तो आंख में जलन होगी, या तो आंख में से पानी निकलेगे। तो जो भी खिंचाव आ रहा है उसको होने देना है, और 10 से 2 के बीच में 1 मिनट के लिए नाभि को और आंख की मांसपेशियों को एक्टिवेट करने के लिए ये रिचुअल करना सही रहेगा। जिनका एज ग्रुप 40 से आगे चला गया है उनको बेसिक ग्रुप में इतने रिपोर्ट्स करवाने चाहिए। मेल पर्सन को कंप्लीट ब्लड काउंट, लिपिड प्रोफाइल और फास्टिंग ब्लड शुगर, और फीमेल पर्सन को कंप्लीट ब्लड काउंट, फास्टिंग शुगर और ESR। दोपहर में 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में जीवा का आश्वासन गुण स्थापना हेतु ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो सकती है। मैंने उसमें 2 रिचुअल करने हैं, एक तो हमें जीभ से श्वास लेना है और नाक से श्वास बाहर निकालनी, माने शीतली प्राणायाम जिसको हम बोलते हैं, और जो भी उष्ण ऋतु है उसमें अनुकूल भी है। या तो जिसको ज्यादा माउथ कल्सर होते हो, या तो उसके शरीर में ज्यादा गर्मी की सिचुएशन है, उसको शीतली प्राणायाम या तो जीभ से सांस लेने की परिस्थिति है, वो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये शीतली प्राणायाम 9 से लेके 13 तक राउंड करनी चाहिए, या तो 3 मिनट की तक या तो 2 मिनट तक करने चाहिए। ये प्राणायाम हो जाने के बाद की परिस्थिति यह रहेगी कि ज्यादा पानी की तरस लगेगी, और जो भी अनुकूल है उसमें मैक्सिमम 1 लीटर तक हम पानी ले सकते हैं। कुछ इस तरह पर प्राणायाम करना है, जीभ से श्वास लेना है और नाक से बाहर निकालना है। जिप को बेंड करने की 2 पद्धति है, या तो हमें डायरेक्टली जिप को बेंड किए बिना जो भी हम नारियल का पानी जो भी स्ट्रॉ से खींचते हैं, वैसी पद्धति से बाहर के नेचर में जो एटमॉस्फेयर से एयर है उसको खींचना है, कुछ इस तरह। या तो जिप को बेंड करना है। हर एक प्राणायाम में ध्यान यह रखना चाहिए कि जितना श्वास अंदर जा रहा है उससे श्वास बाहर निकल जाना चाहिए, माने इनपुट पॉजिटिव जा रहा है लेकिन नेगेटिवली आउटपुट जो है वो ज्यादा बाहर निकलना चाहिए। दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे से बीच की जो भी सेकंड रिचुअल है उसमें कवर करना है, माने जो भी बगल कैविटी है, हमारे मुख की गुहा है, उसमें इतना पानी भरना है कि जितना वो वहां पे सर्कुलेट नहीं हो पाए, माने पानी को प्रोसेस करना है। एक्चुअल में परिस्थिति ये रहेगी कि जो भी बकल कैविटी का जो भी ब्लड सर्कुलेशन या तो नव का प्लेक्सस है, वैसा माना गया है कि मेल पर्सन में यूरिनरी ब्लैडर, उसका यूरिन का सिस्टम, और फीमेल पर्सन में यूरिन सिस्टम और उसके यूट्रस के साथ कनेक्टेड है, माने वहां पे जो एक्स्ट्रा हीट कनेक्ट होती है उसका डाइवर्टेशन करने के लिए या तो उसको रिलीज करने के लिए यदि मुख की गुहा में मुंह में पानी भरने से और वो जो भी हीट है वहां से निकल जाएगी, तो परिस्थिति ये रहेगी वो दोनों ऑर्गन में भी हीट कम होगी। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 शाम को 6 से 10 में सुबह जो सूक्ष्म व्यायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और प्रार्थना सुनने का क्रम किया है उसको रिपीट करना है। पृथ्वी महाभूत, गंध तन्मात्रा, क्षमा गुण और नाक ज्ञानेंद्रिय, ये पूरे कोष्ठक को एक्टिवेट करने के लिए हमें जो नेचुरल स्मेल, पुष्प की या तो चंदन का लेप या तो कुछ अन्य पदार्थ जिसमें गंध प्रदान है, उसको नाक से उसकी स्मेल जाने से भी नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने की संभावना पूरी है। आगे की जो नाइट रिचुअल है उसमें हमें ऐसा करना चाहिए कि रात की जो भी 6 से 8 घंटे की हमारी स्लीप है वो डीप और साउंड हो, उसके कारण सोने से पहले शांत होकर सुनना है। दिन में जो भी क्रियाकल्प हुए हैं उसको सबको रिलीज करके हमें सोने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो भी प्राण है हमारे शरीर के प्रत्येक कोष में स्थापित हो, उसके कारण डीप ब्रीदिंग करके या तो कोई प्रेयर सुन के या तो कुछ पाठ करके हम यदि सोए, तो परिस्थिति ये रहेगी कि जो भी साउंड स्लीप हुए उसके कारण हमारी जो हार्मोनल सिस्टम है वो पूरी तरह एक्टिवेट रहेगी और नेक्स्ट डे हमारा ज्यादा सही रहेगा। वैज्ञानिक आधार से हम कह सकते हैं कि जैसे ही जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसकी जो साउंड है उसको डिनोट किया गया है ओम से,
माने ओम शब्द के जो 3 वर्ण है अ, उ, म, नासा संस्था ने स्पष्ट किया है कि जैसे सूर्य के नज़दीक जाते हैं वैसे ही सिचुएशन में ओम की ध्वनि वहाँ पे प्रवाहित होती है। तो इस ओम की ध्वनि को यदि हमारी नाभि से लयबद्ध रूप से संवादित करें तो परिस्थिति यह रहेगी कि सूर्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए वो रिसीविंग पावर हमारा बढ़ जाएगा। या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी नाद ध्वनि ओम की हम क्रिएट करें उससे हमारी सर्जनात्मक आवृत्तियाँ बढ़ जाएगी, उससे हमारी जो नज़दीक में घटना बन रही है वो हमारे लिए फेवरेबल होगी। तो इस ओम की ध्वनि को 3 भाग में डिवाइड करना है अ, उ और म। पहला 50 to 60% टाइम्स अ को देना है, 20 to 30% उ और लास्ट में म से 10 to 20%। कुछ इस तरह ओम का अभ्यास हम कर सकते हैं। पहले एक बार डीप ब्रेथ लेना है, पूरी सांस भर के, फिर 3 वर्ण में विभाजित करना है अ, उ और म। फिर से एक बार कर दे इस नाद का कार्य पद्धति यह रहती है कि हर एक ऑर्गन एक पूरी वेवलेंथ पर काम करता है और यदि वो वेवलेंथ उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से डाउन हो जाए, जैसे लीवर की कुछ वेवलेंथ है तो लीवर एक फ्रीक्वेंसी से डाउन फ्रीक्वेंसी में कार्य करेगा तो उसका जो भी वहाँ पे सिक्रेशन होता है एंजाइम्स का वो डाउन हो जाएगा, या तो उसकी वेवलेंथ अप हो जाएगी तो परिस्थिति यह रहेगी कि वो सिक्रेशन बढ़ जाएगी। माने जो भी पर्टिकुलर वेवलेंथ है उसकी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट उसके बीच में यदि वो फ्रीक्वेंसी बैलेंस रहे तो पर्टिकुलर ऑर्गन अच्छे से काम कर सकता है। तो ये ओम के नाद के ध्वनि से हमारे पंच महाभूत का जो बैलेंसिंग कंडीशन है, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि वायु, पित्त और कफ की जो भी दोष साम्यता है वो दोष साम्यता सही तरीके से आगे बढ़ सकती है। डाइट की केयर देखें तो आईसीएमआर की जो न्यू गाइडलाइंस आई है उसके हिसाब से हमें धान्य 250 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है, वेजिटेबल्स 400 ग्राम, फ्रूट्स 100 ग्राम, पल्सेस माने कठोल 100 ग्राम, डेयरी प्रोडक्ट्स दूध, दही या बटर मिल्क उसमें 300 ग्राम या तो 300 ml, और ड्राई फ्रूट्स या तो सीड्स है वो 25 to 35 ग्राम लेने के लिए बोले हैं, और घी और तेल 27 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। उसका मीनिंग यह रहेगा कि हमें जो भी मॉर्निंग टू इवनिंग फूड लेना है उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि मॉर्निंग में 1 कप माने अप्रोक्स 100 ml काउ मिल्क गाय का दूध ले सकते हैं, उसमें 1 चुटकी सूंठ और मैक्सिमम 2 ग्राम शुगर जिसको सीतोफला या तो खड़ी शक्कर बोलते हैं वो डाल सकते हैं। तो बॉईल करके वो मॉर्निंग में 7:30 के पहले हमें ले लेना है। यदि दूध लेना अनुकूल नहीं हो, चाय की जिसको हैबिट है वो मैक्सिमम 1 कप चाय लेना सही रहेगा। 9 से 11 के बीच में 100 ग्राम फ्रूट्स लेने हैं, उसमें आइडियलिज्म है अनार या तो चीकू या तो बनाना या तो अभी की ऋतु के हिसाब से सागर डेटी, या तो सिया सीड्स या तो मिश्रिया का शरबत ले सकते हैं मैक्सिमम 1 गिलास, और या तो ड्राई फ्रूट लेना है 5 बादाम या 3 अंजीर या 3 से 5 खजूर या 15 से 20 दाने मुनक्का। दोपहर का लंच 11:30 से पहले हो जाए तो सही रहेगा। उसमें क्वांटिटी वाइज देखें तो 200 ग्राम वेजिटेबल लेना है, माने 150 ग्राम લીલા પાંદડા શાકભાજી या तो वेले का શાકભાજી लेना है, और 50 ग्राम में बीट या तो गाजर या तो स्वीट पोटैटोज माने शक्करिया लेना है। तो 4 रोटी अप्रोक्स और 1 कटोरी दाल और एवरेज 70 ग्राम राइस लेंगे तो गाइडलाइन के हिसाब से पूरा वो क्वांटिटी मैटर होगा, और 1 गिलास तक हम बटर मिल्क ले सकते हैं। आइडियलिज्म में भी बताया गया है कि उसमें हर्ब्स या तो स्पाइसेस ऐड करने हैं, माने छाछ में हम धनिया और जीरा का पाउडर डाल सकते हैं अप्रोक्स 3 to 5 ग्राम जितना। शाम को 4 से 6 के बीच का जो समय है उसमें 2 या 3 अंजीर
और या 2 या 3 अखरोट लेना है। मॉर्निंग में जो ड्राई फ्रूट नहीं लिया है उसको शाम को कनेक्ट करना सही रहेगा। और 7:30 के पहले रात का डिनर हो जाए तो सही रहेगा। उसमें या तो सब्जी और रोटी लेना है या तो वेजिटेबल ऐड करके खिचड़ी लेनी है। उसकी क्वांटिटी 250 ग्राम तक लेनी है। यदि सब्जी और रोटी लेते हैं तो 200 ग्राम जितना वेजिटेबल्स सब्जी और 4 रोटी और 1 ग्लास बटर मिल्क ले सकते हैं। रात का भोजन और अपना शयन का समय उसके बीच में 3 से 4 घंटे का यदि समय रहता है तो डाइजेशन प्रॉपर रूप से एसिमिलेशन हो जाएगा। जो भी कॉन्स्टिपेशन या तो स्लीप नहीं आती उसका जो भी नेगेटिव एरर है वो हमें रिजोल्व कर सकते हैं। भूतकाल की जो भी घटनाएं है उसको रिलीज करने हेतु दिन में जब भी समय मिले तब ये 2 प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहली प्रैक्टिस यह है कि हमारे जो भी विचार है वो हमारे इमोशंस पर आधार होते हैं, तो हृदय में शुद्ध लागनी स्थापित हो उस हेतु जो भी विचार हमें आते हैं उसको डिवाइड करना है। माने जरूरी विचार है, उपयोगी विचार है या तो बिन जरूरी और बिन उपयोगी विचार है। तो जरूरी और उपयोगी विचार हमें आते हैं उसको सेव करना है, बिन जरूरी और बिन उपयोगी विचार आते हैं उसको डिलीट करना है। माने परिस्थिति यह रहेगी कि शांत बैठना है, जो भी ब्रेन में अपने थॉट पैटर्न चल रही है उसको चलने देना है, लेकिन उसमें जो भी बिन जरूरी है या बिन उपयोगी विचार है उसको खुद को बताना है। सेल्फ एनालिसिस करके खुद को बताना है कि ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ये हमारे लिए बिन जरूरी है, तो उसको डिलीट करने की कोशिश करनी है। दूसरी प्रैक्टिस यह है कि जो भी घटनाएं बन चुकी है, माने प्रीवियस डे में जो भी घटनाएं बन चुकी है वो अस्वीकार की घटनाएं दूसरी बार नहीं हो उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए। माने जो भी अस्वीकार की, जैसे आज का दिन यदि शनिवार का दिन है तो शुक्रवार के दिन में जो भी घटनाएं बनी है उसको अस्वीकार की घटनाओं को हमें समाधान ढूंढना है कि दूसरी बार ऐसी सिचुएशन ना बने, उसके लिए क्या ध्यान रखे। या तो वो घटना का समाधान नहीं मिल रहा है तो उसको समय पर छोड़ देनी चाहिए, वरना परिस्थिति यह रहती है कि बैकग्राउंड में कंटिन्यू वही थॉट्स रहते हैं। यदि हमें वो अस्वीकार की घटनाओं का समाधान ढूंढ ले या तो समय पर छोड़ दे तो परिस्थिति यह रहेगी कि वो क्लोज हो जाएगी। और नेक्स्ट डे का प्लानिंग करना है, माने शनिवार के दिन रविवार का प्लानिंग करना है कि कल का दिन हमारे इतना वर्क है और कल के दिन में हमें इतना कार्य हो सके तो अच्छी बात है, मुझे प्रसन्नता मिलेगी, इतना कार्य हो जाएगा। तो वो प्रार्थना के भाव से आयोजन करेंगे तो नेक्स्ट डे जो भी सिचुएशन बनेगी हमारी फेवर में रहेगी। तो ये 2 प्रैक्टिसेस करने से परिस्थिति यह रहती है कि जो बैकग्राउंड में नहीं हमें अच्छे लगते हैं, ऐसे थॉट जो चलते रहते हैं, बैकग्राउंड इमोशन हमारे डिस्टर्ब रहते हैं या तो हमारी बैकग्राउंड रिएक्टिव प्रोसेस चालू रहती है, कोई भी कुछ भी बोले तो हमें कहीं ना कुछ थॉट्स आते रहते हैं, वो क्लोज हो जाएगी। आयुर्वेद के ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि निरोगी रहना है तो क्या करें, तो उसके 15 फॉर्मूलाज दिए गए हैं। मेरी सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि आप 15 फॉर्मूला को बाय ऐड कर ले, क्योंकि जब भी जो भी सेंस से हम बात करते हैं उस समय यदि वो फॉर्मूला हमें बैकग्राउंड में रिकॉल आ जाएगा तो वो फॉर्मूला बनकर हम उस बात को वहां अटका सकते हैं। माने हमारे से जो भी बैड रिएक्शन आ जाएगा या तो हमारे से नेगेटिव फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगी, वो क्लोज हो जाएगी। तो वो 15 सूत्र कुछ इस तरह है। पहला सूत्र है हितकर आहार विहार, माने अपनी प्रॉपर डाइट एंड लाइफस्टाइल। दूसरा सूत्र दिया गया है समीक्षाकारी, माने माइंडफुलनेस। तीसरा सूत्र है विशेष व असक्त, माने अलर्टनेस ऑफ सेंसेस, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो भी कार्य करते हैं उसमें प्राथमिकता देखनी, प्रायोरिटी के साथ कार्य करना है। चौथा सूत्र दिया गया है उसका नाम है दाता। दाता क्या डायरेक्ट मीनिंग रहेगा कि दान करना है, माने एक्चुअल दान का मीनिंग है इमोशंस, माने नेगेटिव इमोशंस का दान नहीं करना है, माने पॉजिटिव इमोशंस स्प्रेड करने हैं, उसको दाता बोलेंगे। पांचवा सूत्र है सम। सम का मीनिंग है इक्वलिटी, सभी के साथ सम व्यवहार करना है, लेकिन आज के समय वो शक्य नहीं है। इसके लिए उसको ट्रांसफर ऐसे करते हैं कि जो भी अस्वीकार की घटनाएं बनी हमारे साथ उसको 24 आवर्स में रिलीज करनी है। अस्वीकार की घटना को 24 घंटे में समाधान शोधना है या तो उसको समय पर छोड़ना है। छठा सूत्र दिया गया है वो सत्य। सत्य माने ट्रूथफुलनेस, उसका 2 मीनिंग लेने हैं। इमोशन डिस्टर्ब हो ऐसे रिएक्शन नहीं देना है, या तो किसी के असत्य तो अति से साबित नहीं करना है। माने किसी बंदे को आपने अच्छे से पढ़ाया लेकिन सिचुएशन ये रही वो होमवर्क ही नहीं कर रहा है, उसके पास अच्छी पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा वो गलत चीज है वो साबित करने का जो प्रयास हम करें यदि, तो वो भी असत्यता में आएगा, वो भी हेल्थ के ऊपर उसकी इम्पेक्ट आती है। माने सत्यता को स्थापित करने के लिए 2 भी सूत्र है, उसको ऐसे बोला गया है कि इमोशन डिस्टर्ब न हो ऐसे रिएक्शन देने हैं, या तो अन्य के असत्य को अति से साबित नहीं करना है, वो बात को छोड़ देना है। एक बार बताना तो पड़ेगा लेकिन वो हो जाने के बाद उसको छोड़ देना है। 7वां सूत्र है क्षमावान, माने फॉरगिवनेस, बिन जरूरी डाउट्स नहीं करने हैं, या तो जो भी घटनाएं बनी है उसको हो सके उतना
स्पीडी क्लोज करना है। 8वां सूत्र दिया गया है और वो जो प्रायोरिटी है या तो प्रायर सूत्र है या तो मिडिल सूत्र है, उसको बोला है आप्तोपसेवी। उसका मीनिंग यह रहेगा कि परिवार के सामाजिक और व्यावसायिक परिवार के जो भी सभ्य है उसको नकारना नहीं है। नो रिजेक्शन ऑफ फैमिली मेंबर्स या तो प्रोफेशनल फैमिली मेंबर्स। 9वां 10वां और 11वां सूत्र कुछ इस तरह है, मति वचन और कर्मों में सुखानुमत, माने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ का खुद का उपयोग करना है मोर देन 70%। प्रॉपर साउंड माने जो भी हम बोल रहे हैं उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है, माने क्रिएटिव फ्रीक्वेंसी हो रही है, कंप्लेन हो रही है, डिस्ट्रक्टिव हो रही है, उसको देखना है। और कर्म में सुखानुबंध माने प्रॉपर एक्शन और प्रॉपर रिएक्शन, माने हम जो भी रिएक्शन देते हैं वो पॉजिटिव दे ऐसा। 12वां सूत्र है सत्व। सत्व का मीनिंग है प्योरिटी, मन के विचार और हृदय की लागनी, उसकी डायरेक्शन एक रहनी चाहिए, वो एक ही हो ऐसी आइडियलिज्म नहीं है, लेकिन पवित्रता जिसको बोलेंगे उसको ऐसा बता सकते हैं कि हमारा मन का विचार और हमारी हृदय के जो भी इमोशन है उसका डायरेक्शन एक हो। बात का सूत्र दिया गया है 13वां विधेय। विधेय का मीनिंग है होता है आज्ञाकारी, माने किसकी आज्ञा का पालन करना। तो पहला सूत्र तो यह है कि खुद की आज्ञा का पालन करना, माने हम जो फिक्स करते हैं, हमें जो करना है, हमें नक्की किया है वो हम सब करेंगे। जैसे किसी को हमने बोला है कि तुम 5 बजे यहाँ पे खड़े रहना, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, लेकिन कोई उसको लेने नहीं जा रहा है, तो सिचुएशन क्या रहेगी, वो दोनों व्यक्ति के बीच में नेगेटिव रिएक्टिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, या तो उसको बुरा लगेगा, या तो किसी व्यक्ति के घर पर ऐसी परिस्थिति बनी कि बोला गया है कि 5 व्यक्ति खाना खाने के लिए आ जाएंगे, लेकिन परिस्थिति ये बनती है कि खाना बन चुका है लेकिन कोई आया नहीं खाने के लिए, तो वो जो भी खाना है वो या तो वेस्ट जाएगा या तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से हमने डिसाइड किया है कि हम आज इतना काम कर लेंगे, आज इतनी असाइनमेंट कार्य पूरा कर देंगे, लेकिन हम करते नहीं, तो जो ब्रेन ने जो भी केमिकल जनरेट किए हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, माने वो ब्लास्ट हो जाएगा। माने विधेय का पालन नहीं करने से, हमारी खुद की आज्ञा का खुद पालन नहीं करे तो परिस्थिति यह रहेगी हमें एंगर क्रिएट हो जाता है, वो सब केमिकल एंगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। 14वां सूत्र दिया है विशुद्ध बुद्धि। विशुद्ध बुद्धि का मीनिंग यह रहेगा कि बर्निंग डिजायर एंड प्योर इंटेंशन, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें शुद्ध भावना हो और कार्य करने की तीव्र इच्छा हो, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्लैरिटी इंटेलेक्चुअल हो। और 15वां सूत्र दिया है गया है ज्ञान तप और योग में तत्परता। उसका मीनिंग है फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, फोकस ऑन कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर ब्रीदिंग। माने हमें यदि इतना भी ध्यान में रहे कि लयबद्ध श्वास की अति आवश्यकता है या तो अति महत्वता है, तो भी उसको योग में तत्परता बोलेंगे। तो ये 15 सूत्रों को यदि हम बाय हार्ट कर दे, याद रख दे, तो परिस्थिति ये रहेगी, ऐसी सिचुएशन आएगी उस टाइम हमारा ब्रेन ही हमें सजग करेगा कि तुम ये सूत्र को फॉलो करो, हमें वो रिएक्शन नहीं देना है। तो काफी सारी घटनाएं जो नेगेटिव इंसिडेंट्स बन रहे हैं या तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, पॉजिटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, वो हम रिलीज कर पाएंगे। अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए तीर्थ स्थान का प्रवास अति आवश्यक है, माने अपने को जहां भी अनुकूल है, ज्योतिर्लिंग या तो शक्तिपीठ या तो अपने ही गांव में जो भी स्वयंभू महादेव का लिंग है, वहां पे दर्शन मात्र से भी हमारी चेतना का विकास होता है। आयुर्वेद में जो भी पित्त के कर्म बताए गए उसमें पहला कर्म दिया गया है दर्शन। दर्शन माने अपनी समझ और बाहर का जो भी जजमेंट हमारे पास होता है, क्योंकि बाहर हम जो भी इरेलीवेंट जजमेंट कर लेते हैं, बिन जरूरी मूल्यांकन किसी चीज का करते हैं, उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे चैतन्य पर आता है। उसका मीनिंग ये रहता है कि बिन जरूरी मूल्यांकन करने से सीधी इफेक्ट ये आती है कि हमारा आत्मबल डाउन हो जाता है, और आत्मबल डाउन होने के कारण ही स्वास्थ्य में खामियां आती है। टीचर की चेतना के कारण उसके स्टाफ मेंबर्स या तो स्टूडेंट की जो भी ट्रांसमिशन फॉर्मेशन है, या तो जो भी विद्यार्थी का चेतना का विकास और उसके भविष्य का स्वास्थ्य और उसका व्यवसाय दोनों खूब अच्छी तरह से आगे बढ़ सके, उसके हिसाब से जो मीडिएटर पर्सन है वो हमारे टीचर है। जो भी रिस्पेक्टेड टीचर्स है वो सबकी खुद की और उसके परिवार की हेल्थ अच्छी रहे, उस हेतु से यह प्रेजेंटेशन किया गया है। सारांश रूप में देखें तो हमें इतनी रिचुअल देनी है। टाइमिंग्स को सुबह उठने के से लेके 10 बजे तक में डिवाइड किया गया है। सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद ब्राह्म मुहूर्त में उठना सही रहेगा। उठने के बाद ईश्वर का प्रणिधान, ईश्वर का स्मरण, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं प्रकृति स्थापन। उसके बाद ब्रश और मल शुद्धि के तुरंत बाद सनराइज कनेक्ट करने। मॉर्निंग में 5:30 से लेकर 7:30 के बीच में जो भी केसरी सूर्य प्रकाश है ऋतु के अनुसार, उसको 3 से लेकर 20 मिनट तक हमें आंख से देखना है क्लाउड्स में। उसके बाद जो भी रिचुअल है वो काफ मसल्स में अभ्यंग, रुद्राष्टक के गान के साथ या तो प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम सूत्र के साथ रुद्राभिषेक या तो शिवोभिषेक के भाव के साथ स्नान करना। उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और प्रेयर सुनना। तो 10 बजे तक का ये रिचुअल रहेगा।
10 से 2 के बीच में रस सहसा जीर्ण न रहे उसके हिसाब से दीवा स्वप्न शयन करना है 15 से 30 मिनट तक समय के अनुकूलता के हिसाब से। और आंख के पलकारे ब्लिंकिंग हमारी है उसको हमें 1 मिनट के लिए स्थिर करना है, हो सके तब तक 12 से नीचे हमारे पलकारे रहे उसके हिसाब से ध्यान रखना है। 2 से 6 के बीच का जो रिचुअल है उसमें हमें शीतली प्राणायाम और कवल करना है। जो भी हीट है हमारे यूरिनरी ब्लैडर और जो भी यूरिन सिस्टम रिलेटेड ऑर्गन है उसकी हीट रिलीज हो, आश्वासन का गुण स्थापना हो, उसके कारण जो भी क्रिया दी गई है उसको करना है। और 6 से 10 के बीच में पृथ्वी महाभूत की स्थापना, क्षमा गुण की स्थापना और गंध बहुल प्राधान्य जो भी क्रिया है जैसे स्मेल करना या तो अनुलोम विलोम प्राणायाम या तो मॉर्निंग का जो भी क्रिया किया है उसको रिपीट करना है। और रात को हो सके उतना जल्दी सोना है। और रात को सोने से पहले प्राण की स्थापना करना हेतु अपने जो भी डीप ब्रीदिंग करना है या तो अपना जो भी नाम स्मरण है वो करने से शरीर के प्रत्येक कोष में लाइफ फोर्स एनर्जी पहुंच पाए, इसके हेतु से उसको प्राण की स्थापना करने की अति आवश्यकता है। मेरी आप सबसे विनती है कि हो सके तब तक आपके वेकेशन के जो भी बाकी रहे 30 डेज है उसमें हो सके उतने ये डेली रूटीन फॉलो करने की कोशिश करना। 1 दिन 3 दिन 5 दिन आप करके देखो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही। एक शांत और प्रसन्न शिक्षक के द्वारा जो भी राष्ट्र का निर्माण है वो या तो राम राज्य की स्थापना है वो तुरंत होने की पूरी आवश्यकता और संभावना भी है। तो इस हेतु को सिद्ध करने के लिए आप सभी से प्रार्थना है कि ये रिचुअल करने की कोशिश करें। आप सभी से मेरी दरखास्त है कि जो भी क्रिया है वो हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स तक पहुंचाने की कोशिश करें, ये संदेशा पहुंचाए। जो भी क्रिया करने के बाद आपको जो भी सुझाव या तो अनुभव मिल रहे वो कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें, जिससे अन्य व्यक्ति को प्रेरणा मिलेगी, उसका विश्वास बढ़ेगा। हम सभी की चेतना का विकास हो, हम सभी की हृदय में शुद्ध चैतन्य का सतत संग्रह रहे और उससे हमारा आत्मबल सदा पूर्ण स्वास्थ्य के रूप में प्रवाहित हो, ऐसी कुदरत के पास प्रार्थना के भाव के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम।